जय हिंद साथियों। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बायोलॉजी के पार्ट 4 को पूरी तरह से कवर करा रखा है। अभी मैं बायोलॉजी के पार्ट 4 के उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसके पिछले पार्ट में जितने क्वेश्चन मैंने बताए वो सभी इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन उनसे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इस सीरीज को बिल्कुल ना मिस करें। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसके पिछले वाले पार्ट अर्थात पार्ट 4 को जिन्होंने नहीं देखा है एक बार उनको देख लीजिएगा ताकि ये और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि 1 से लेके जो 40 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन को अपने से डील करने का। ठीक है, और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है। तो देखिए ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, बाजरा से या मटर से या धान से या सेब से। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, धान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी में है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी में एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही आंसर होगा एंथोलॉजी। क्लियर है, पुष्पों या फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, लेकिन फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधों का जनन अंग, पौधों का जनन अंग कौन सा है, जड़ होगा या तना होगा या फूल होगा या पत्ती होगा। मैंने बताया है कि पौधों का जनन अंग फूल यानी पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, सेब से या बाजरा से या संतरा से या केला से। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सेब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी या साइकोलॉजी या होमोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर है। अगला है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, लाल रंग होगा या हरा होगा या पीला होगा या नीला होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो बैगनी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुष्प का नर अंग कहलाता है। देखिए पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में है अंडप, फिर कार्पेल, पुंकेसर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर। यहीं अगर कह दिया जाता मादा अंग तो अंडप या कार्पेल दोनों हो जाता। ठीक है, अगर यहीं पे कह दिया जाता नर जनन तंत्र तब पुमंग होता, पुमंग। ठीक है, मादा जनन तंत्र तब जयांग होता, जयांग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पुष्प का नर अंग तो पुंकेसर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, यानी किसकी कमी के कारण होता है। तो आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता अर्थात जिंक की कमी के कारण होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन्स कौन सा है। तो देखिए खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन्स 1880 में ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज डार्विन ने की थी। अब देख लेते हैं, ऑप्शन में ऑक्सिन की है ही नहीं, देखते हैं। देखिए ए में साइटोकाइनिन है, बी में जिब्रेलिन्स है, ऑप्शन नंबर सी में एथिलीन है, डी में ऑक्सिन्स है। तो देखिए ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स है सबसे पहले खोजा गया था 1880 में। किसने खोजा था, डार्विन ने खोजा था। ठीक है, याद रखिएगा। एथिलीन की खोज कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। किसने की थी, बर्न ने की थी। और यही अगर कहा जाए जिब्रेलिन्स की बात, तो जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन्स की खोज 1926 ईस्वी में एक जापानी वैज्ञानिक कुरुसावा ने किया था। और साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज 1955 में मिलर ने किया, बाद में लिथाम ने इसका नामकरण किया था। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धान का खैरा रोग किससे संबंधित है। तो देखिए धान का खैरा रोग किससे संबंधित है, नाइट्रोजन से या लोहा से या जिंक से या पोटास से। यानी कहने का अर्थ है कि धान का जो खैरा रोग है ये किसकी कमी के कारण से होता है, ये भी कमी पूछ देगा, ये किससे संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण से होता है, जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
कह रहा है कि क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, मैंने बताया है, याद रखिए, दिमाग में लगाइए। मैग्नीशियम का होता है, या पोटेशियम होता है, या सोडियम होता है, या सोएस होता है। तो देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, दिन में या रात में या संध्या के समय में या इनमें से कोई नहीं। मैंने तो बताया है आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, तभी तो पौधा भोजन बना पाएंगे। क्लियर है। अगला है, कह रहा है कि औसत फल हैं, सेब, नाशपाती, कटहल या इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि औसत फल की श्रेणी में सेब, नाशपाती, कटहल तीनों आते हैं। चलिए, कह रहा है सबसे छोटा फूल है, यानी सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा पुष्प कौन सा होगा, रेफ्लेसिया होगा, या बुल्फिया होगा, या लिली होगा, या लेवेंडर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बुल्फिया होगा। और रेफ्लेसिया तो सबसे बड़ा पुष्प है, याद रखिएगा। कह रहा है सबसे बड़ा पुष्प हो गया रेफ्लेसिया। क्लियर है, अभी तो तुरंत बतेबे किए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा हो जाएगा। फास्फोग्लिसरीन होगा, या स्टार्च होगा, या ग्लूकोज होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, फास्फोग्लिसरीन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक की बात कही गई तो फास्फोग्लिसरीन अम्ल हो जाएगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कहेगा तब कार्बोहाइड्रेट होगा, याद रखिएगा। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद की अगर अभी तुरंत हम आपको बताएं तो इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर है। चलिए, अगला है, कह रहा है कि चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है। तो चाय में लाल रस्ट किसके कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए में जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हरे शैवाल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नारियल का खाने योग्य भाग, नारियल का खाने योग्य भाग, भ्रूणपोष खाएंगे, या परिल खाएंगे, या पुष्पक्रम खाएंगे, या मध्य फल भित्ति खाएंगे। आप क्या खाते हैं नारियल का, भ्रूणपोष खाते हैं ना, इसके बारे में तो बता चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। टिक्का रोग किससे संबंधित है, केला से, या मूंगफली से, या सेब से, या आलू से। किससे संबंधित होगा टिक्का रोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मूंगफली से टिक्का रोग संबंधित है। अगर टिक्कू कहा जाए, यानी टिक्कू या टिंडू कहा जाए तो गेहूं जवाब दीजिएगा, लेकिन टिक्का रोग कहेगा तो मूंगफली। गेहूं का टिंडू रोग जो होता है कवक के कारण होता है, याद रखिएगा। अब ये पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है। तो पेड़ पौधे खाना तैयार किस विधि द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है रक्त एक प्रकार का होता है, रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है, अभी तुरंत बताएं। रक्त एक प्रकार का किस प्रकार का उत्तर है, रक्त संयोजी उत्तक है, या उपकला उत्तक है, या पेशी उत्तक है, या तंत्रिका उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। फूलों की खेती कहलाती है, फूलों की खेती क्या कहलाती है, देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, या फ्लोरिकल्चर, या मेरीकल्चर। इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत है, यानी कहने का अर्थ है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 होगा, या 10 होगा, या 16 होगा, या 21 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 पोषक तत्वों की जरूरत है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जल से, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि जल का उपचयन होता है अर्थात ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है अर्थात उसका अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है और जल से जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी गैस है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑक्सीजन, या ये कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी होगी, बताइए। 4 चीज है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, एक जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, और एक और गैस बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। चलिए
अगला है कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा या बाह्य त्वचा द्वारा या कैम्बियम द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए 2,4-D क्या है, 2,4-D क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीटनाशक, विस्फोटक या कवकनाशक या खरपतवारनाशी। इसका सही आंसर क्या होगा, खरपतवारनाशी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन है या थायरॉक्सिन है या एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, जिसकी खोज 1955 ईस्वी को मिलर ने किया और लिथाम ने नामांकन किया, जो कि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काम करता है और पादप की वृद्धि करता है, पादप के कोशिका विभाजन में सहायक होता है, आरएनए और उनके लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सिन्स है, बी में जिब्रेलिन्स है, सी में साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन्स। चलिए आगे बात करते हैं। फूलगोभी का खाने योग्य भाग, फूलगोभी का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष या फल भित्ति या पुष्पक्रम या इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का अर्थ है फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में भ्रूणपोष दिया था, ऑप्शन नंबर बी में फल भित्ति है, ऑप्शन नंबर सी में पुष्पक्रम है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, पुष्पक्रम होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कह रहा है कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? याद रखिए सरसों का सफेद स्मट, गेहूं का रस्ट रोग, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है विषाणु, ऑप्शन नंबर बी में है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी में है कवक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कवक। एक चीज याद रखिएगा, ये गेहूं में रस्ट रोग जो है, रस्ट रोग के अलावा टिंडू रोग भी होता है। इसके अलावा एक और चीज मैं बता देता हूँ, स्मट रोग भी, ढीला स्मट भी होता है। गेहूं में ढीला स्मट या रस्ट रोग ये कवक के कारण होता है। ठीक है, ये रस्ट रोग जो है सरसों में भी होता है, सरसों का सफेद रस्ट वो भी कवक के कारण होता है। गेहूं में ढीला स्मट या गेहूं में रस्ट रोग को रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये कवक के कारण होता है। इन चीजों को याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए पुष्प का जो मादा अंग है क्या कहलाता है? देखिए पुष्प का मादा अंग, ऑप्शन नंबर ए में अंडप है, बी में कार्पेल है, सी में पुंकेसर है, ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी अंडप कार्पेल दोनों। क्लियर है। अगला बात करते हैं सतफल का उदाहरण। सतफल में कौन आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए में मटर है, बी में आम है, सी में सेब है और डी में ए और बी दोनों है। तो सतफल के अंतर्गत मटर और आम दोनों आ जाएंगे, सेब तो औसत फल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? याद रखिए जिब्रेलिन की अगर बात की जाए, जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कवक, ऑप्शन नंबर बी में है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी में है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवक। जिब्रेलिन जो है कवक से निकाले जाते हैं। ठीक है, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में है शुष्क पुष्पकली, बी में है जड़, सी में है तना, डी में है पत्ती। इसका सही आंसर होगा कली, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्मीय ऊर्जा, बी में है रासायनिक ऊर्जा, सी में है भौतिक ऊर्जा और डी में है विद्युत ऊर्जा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी में है लिपिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। चलिए आगे बात करते हैं। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किए जाते हैं? पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है, एक मिनट,
ऑप्शन नंबर ए में है ग्लाइकोजीन, ऑप्शन नंबर बी में है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी में है वसा, ऑप्शन नंबर डी में है प्रोटीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। पौधे द्वारा जो संश्लेषित खाद्य पदार्थ है उसको जो है ये स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? खाद्य पदार्थों को यानी उनके द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ जो भोजन बनाते हैं उनका परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए में है जाइलम जो कि जल का परिवहन करते हैं, खनिज का परिवहन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी में है पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर डी में है कोलेनकाइमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम का मुख्य काम होता है पौधे द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा और 40 में कम से कम आप लोग जरूर है कि कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन को सही किए होंगे। जो भी सही किए होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, बताइएगा कि मेरा इतना से इतना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।